Good morning, class. Today we will start the topic kinds of habitat. In last lecture, we have discussed about the adaptation and components of environment, that is abiotic and biotic component. Now, today we will discuss about the different type of habitat. Firstly, terrestrial habitat. The organisms that live on the land are called terrestrial organism and their habitat is called a terrestrial habitat. यानी जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, लैंड सरफेस पर रहते हैं, उनके आसपास जो उनका सराउंडिंग है, जो उनका एटमॉस्फेयर है, वो उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन, काऊ, डियर, टाइगर, लॉयन, ये सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, है ना. उसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है. तो लेट अस नो अबाउट सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नाउ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की अगर बात करते हैं, दैट मीन्स लैंड पार्ट. तो लैंड पार्ट सभी जगह सेम नहीं होता. लैंड पार्ट को भी हमने वेरियस रीजन में डिवाइड किया है, जैसे कि डेजर्ट एरिया. ठीक है, तो डेजर्ट भी लैंड पर आता है, यानी कि ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एक पार्ट है. तो डेजर्ट क्या होता है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पर डे टाइम पर बहुत ज़्यादा हॉट और नाइट टाइम पर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है. ठीक है, और जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और ऑलमोस्ट पूरा एरिया सैंड से कवर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, साथ में सैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है और बहुत ज़्यादा दिन में गर्म होता है. बट इस रीजन में भी कुछ एनिमल और प्लांट ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं, तो वो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही हुए. बट टेरेस्ट्रियल एनिमल के कौन से रीजन में रहते हैं? वो टेरेस्ट्रियल या लैंड पार्ट के कौन से रीजन में रहते हैं? वो डेजर्ट वाले. ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस रीजन में सर्वाइव करते हैं, देन एनिमल के एग्जाम्पल देखेंगे. नाउ एडेप्टेशन इन प्लांट. कैक्टाई, जिसका सिंगल फॉर्म होता है कैक्टस. जनरली ये डेजर्ट प्लांट है और आपने इसे देखा ही होगा. इसकी जो रूट होती है वो बहुत लंबी होती है, गहरी होती है. ठीक है, ये आसपास फैलने की बजाय ये गहराई तक जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर रहता है उसका यूटिलाइज कर सके. डेजर्ट में आप जानते हैं कि बहुत कम पानी होता है, तो वाटर चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए. तो वो रूट्स कहाँ से लेती है? बहुत अंदर की तरफ जाती है, यानी इसकी रूट सीधी सीधी अंदर की तरफ जाती है और ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है. नाउ इसकी जो लीव्स होती है वो वाटर लॉस को बचाने के लिए, आपने पढ़ा होगा कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है. तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वाटर प्लांट से जल्दी इवापोरेट होता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहते हैं. तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को बचाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डेजर्ट एरिया में वाटर बहुत कम होता है, तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने देखा है कि ये जो कैक्टस है, उस कैक्टस की जो लीव्स है वो ऑटोमेटिक स्पाइन के फॉर्म में चेंज हो गई है, मतलब कांटों के रूप में बदल गई है, ताकि वाटर का लॉस रोक सके. नाउ स्टेम जो होता है इसका ग्रीन होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो लीव्स से होती है. अब इसकी सारी लीव्स तो वाटर लॉस को बचाने के लिए स्पाइन्स में चेंज हो गई है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करेगा? तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने स्टेम से करता है. इसका स्टेम भी ग्रीन होता है, इसमें भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें वाटर भी स्टोर हो सकता है और क्लोरोफिल के कारण यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो सकती है. नाउ स्टेम के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, यानी अगर स्टेम से वाटर लॉस हो जाए तो उसके लिए इसके ऊपर वैक्स यानी ट्रांसपेरेंट स्टिकी सब्सटेंस जैसी एक कोटिंग पाई जाती है. नाउ एडेप्टेशन इन एनिमल. अब डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स के बारे में देखेंगे. वहाँ के जो स्नैक्स और जो रैट्स होते हैं वो डीप बुरो, मतलब बिल, गहरे बिल के अंदर रहते हैं. ठीक है, और जब डे टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते. ये रेत में इनकी बॉडी बर्न हो जाएगी, इतनी हॉट रेत या सैंड होती है उसमें. तो ये क्या करते हैं? बहुत गहरे बिल बनाकर अंदर की तरफ चले जाते हैं, और नाइट टाइम पर जब ठंडा मौसम होता है, ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, तो वो वापस ऊपर आते हैं और अपना फूड वगैरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं. तो इस तरीके से ये बिल बनाकर अंदर की तरफ रहते हैं. नाउ कैमल की बात करेंगे. तो कैमल क्या होता है? कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज, जिसमें बहुत सारी एबिलिटी है जिसके कारण वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है. फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी क्वांटिटी में वाटर एक साथ गेन कर लेगा और लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक इसे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ताकि ये सैंड पर डेजर्ट में जब
एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे रास्ते कवर करता है, तो रास्ते में इसे बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण प्यास नहीं लगती, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है। दूसरा है कि साथ में ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जैसे यूरिन पास करना, स्वेटिंग होना, पसीना आना, ये बहुत कम होता है, जिसके कारण वाटर का लॉस इसकी बॉडी से नहीं हो पाता और वो वाटर लॉन्ग लास्टिंग चलता रहता है। नाउ इसकी जो आई लैशेस होती है, ये आई लैशेस काफ़ी बड़ी होती है, तो जहाँ सैंड एरिया है वहाँ पर हवा के कारण बहुत तेज़ी से सैंड उड़ती है, तो इसकी आँखों में सैंड घुसने से बच जाती है। उसके साथ साथ तेज़ धूप में आने वाले सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो उससे भी इसकी आँखें ठंडक बनी रहती है, वो गर्मी उसकी आँखों तक नहीं जाती आई लैशेस बड़ी होने के कारण। ठीक है। सेकेंड थिंग, नॉस्ट्रिल। इसके नॉस्ट्रिल में एक जब बहुत ज़्यादा सैंड उड़ती है या तेज़ हवा चल रही है, तो उस समय इसकी नाक के अंदर भी सैंड जाने के चांसेस होते हैं, बट ये अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर सकता है कुछ टाइम तक। नाउ जो इसके बैक साइड पर एक उभरा हुआ शेप होता है, जिसे हम हम्प कहते हैं, वो हम्प होता है, वहाँ पर ये फूड को स्टोर कर लेता है, जिससे लंबे समय तक इसे खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके जो लॉन्ग लेग्स होते हैं, ये लेग्स सैंड में चलने के लिए एबल होते हैं बहुत आसानी से, ताकि इतने पैर अगर अंदर धंस भी जाते हैं तो बहुत आसानी से अपने पैरों को उठा कर चल सकता है। तो लंबे पैर इसे जो गर्म सैंड है उससे आने वाली हीट से भी इसकी बॉडी को बचाते हैं, और सेकेंड थिंग, सैंड में चलने के लिए भी बहुत आसानी होती है। उसके अलावा उसके सैंड जो लेग के सबसे नीचे पैडेड इसके जो फिट होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ पैड या गद्दे की तरह स्ट्रक्चर होती है, बनी होती है, जिसके कारण ये गर्म सैंड पर आसानी से चल सकता है। इससे सैंड की जो हीट है वो फील नहीं हो पाती है। नाउ माउंटेन हैबिटेट की बात करते हैं, तो लैंड या टेरेस्ट्रियल पार्ट का एक और हैबिटेट है माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन मतलब पहाड़ी वाला एरिया, जहाँ पर नॉर्मली थोड़ा सा कोल्ड और विंडी एरिया रहता है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और स्नोफॉल भी वहाँ पर होती है विंटर सीजन में, और कई सारे प्लांट्स और एनिमल भी वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो अब हम कुछ उस प्लांट्स और एनिमल को डिस्कस करेंगे जो माउंटेन रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, जिनका हैबिटेट माउंटेन रीजन है। तो एडेप्टेशन इन प्लांट, अब माउंटेन रीजन में रहने के लिए उस किसी प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं वो देखेंगे। तो जैसे आपने पाइन ट्रीज़ के बारे में सुना होगा, वो पाइन ट्रीज़ जो होते हैं वो स्लोपिंग एरिया, जो आपने माउंटेन की बात की, यानी कि वहाँ पर इस तरह से स्लोप होते हैं, तो स्लोप पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो हमेशा इस एरिया में ऊपर से कहाँ की ओर आता है, बहता हुआ नीचे की तरफ, तो बीच वाले इलाकों में पानी की कमी होती है। तो पाइन ट्रीज़ जो ऐसा ट्री है जिनमें पानी की वैसे भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, इन्हें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, बाकी वाटर फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें वाटर की वैसे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और वाटर कंजर्व करने के लिए इनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है निडल लाइक स्ट्रक्चर में, क्योंकि वैसे इन्हें पानी की कमी है अगर ये स्लोप पर ग्रो कर रहे हैं तो इनकी जो इस तरह से जो लीव्स है वो चौड़ी ना होते हुए इस तरह से छोटी छोटी स्पाइंस के फॉर्म में, स्पाइन तो नहीं कह सकते बट बिल्कुल सिकुड़ जाती है, इस तरह से ग्रो करती है। ठीक है। निडल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। नाउ दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड होते हैं, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बने होते हैं, ऐसे ट्री होते हैं ये ट्रायंगल जैसे। ठीक है। ये इस तरह से इनकी ब्रांचेस होती है, तो ये कोन शेप के बने होते हैं, ताकि इसके ऊपर जब स्नोफॉल हो रहा है तो ज़्यादा बर्फ़ इस पर ना जमे, बर्फ़ इसके ऊपर जैसे ही गिरेगी तो वो स्लिप करती हुई नीचे गिर जाएगी। ठीक है। और स्लोपिंग ब्रांचेस होती है। ठीक है। और रेन वाटर हो, स्नोफॉल हो, उन सभी से इस पेड़ को बचा लेती है, क्योंकि जैसे इसके टॉप पर वाटरफॉल होगा या स्नोफॉल होगा तो वो आसानी से स्लिप करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इससे ये अपने आप को इसके कोन शेप के कारण प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नाउ एडेप्टेशन इन एनिमल, तो अब एनिमल्स की बात करते हैं, तो जो याक, बियर, माउंटेन गॉड्स है, स्नो लेपर्ड्स है, ये सभी माउंटेन पर रहते हैं, और माउंटेन पर जो माउंटेन रीजन में जो विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है या ज़्यादा हवा या ठंड से बचने के लिए ऑटोमेटिकली उनके बॉडी के अंदर फैट की मोटी लेयर पाई जाती है, और उनकी स्किन पर भी फर होते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को कोल्ड से बचा सकते हैं। तीसरा रीज़न है पोलर रीजन। पोलर रीजन में आपने पढ़ा ही होगा कि पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा पोलर बियर सर्वाइव कर लेते हैं, पेंगुइन से, पोलर बियर से। ठीक है। ये आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस तरह से एडप्ट कर चुके हैं उस तरह के हैबिटेट में
रहने के लिए। पोलर रीजन उनके लिए एक हैबिटेट है और सूटेबल हैबिटेट है, और उनकी बॉडी के एडेप्टेशन क्या क्या है उस हैबिटेट में रहने के लिए वो हम देखेंगे। कि जो वाइट फर होता है उनकी बॉडी पे, ठीक है, वो क्या होता है, वो जब ये अपने कोई शिकार आता है इनको मारने के लिए, है ना, या कोई दूसरा एनिमल जब इसको मारने के लिए आता है, तो ये जो स्नो है उसके अंदर छुप जाता है। तो इसका जो वाइट फर है वो, और आइस का कलर वो भी वाइट होता है, तो दोनों की मैचिंग होने के कारण कैमोफ्लेज बन जाता है, और जिसके कारण ये अपने आप को अपने प्रेडिटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शिकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इसके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो भी पैडेड होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से स्नो में वॉक कर सकता है, ठीक है, ताकि इनके पैर जो होते हैं वो स्नो का या जो उसका कोल्ड होता है उसका इफेक्ट इनकी बॉडी पे कम रहता है। सेकेंड थिंग, इनके जो छोटे छोटे ईयर्स होते हैं, है ना, ये ईयर्स अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो इनकी बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा होता है, तो इनकी टैल और ईयर्स छोटे इसलिए होते हैं ताकि हीट लॉस कम से कम हो सके। उसके अलावा इनकी बॉडी पर एक थिक फर होता है, बहुत मोटे मोटे फर होते हैं, जिसके कारण ये बाहर से आने वाली जो कोल्ड है उनका इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता, बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, इनकी बॉडी वार्म रहती है इस फर के कारण। उसके अलावा इनकी स्किन के अंदर फैट की एक मोटी सी लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, ब्लबर, ठीक है। उस ब्लबर के कारण इस ब्लबर के कारण इनको इनकी बॉडी से जो हीट है वो आउट नहीं होती और इनकी बॉडी वार्म बनी रहती है। नाउ पेंगुइन्स के बारे में भी आपने सुना होगा, पेंगुइन्स भी इस रीजन में सर्वाइव कर लेते हैं, पोलर रीजन में ही सर्वाइव करते हैं। उनके अंदर भी कुछ ऐसे एडाप्टेशन है जिसके कारण वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेंगुइन्स हमेशा हडल यानी कि ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, ताकि वो उन्हें आपस में एक दूसरे को वार्म रख सके। उसके अलावा उनके अंदर भी फैट की लेयर होती है, ठीक है, और वो फैट लेयर इनकी बॉडी को वार्म रखती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है। और इनके ऊपर भी फर पाए जाते हैं पेंगुइन में भी, जिसके कारण इनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना आए। नाउ आपका फोर्थ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट, ये आपका फोर्थ रीजन है लैंड पार्ट का। यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स और एनिमल है जो पाए इस एरिया के लिए ऑटोमेटिकली एडप्टेड होते हैं, नेचुरली एडप्टेड होते हैं अपने इस हैबिटेट में रहने के लिए। नाउ एडेप्टेशन इन प्लांट्स, तो आपने ग्रासेस देखी है और कुछ फ्लेक्सिबल्स आपने उसमें स्टॉक देखे होंगे, मतलब आसानी से बेंड हो सकती है, ठीक है, मतलब जो ग्रासेस इस रीजन में ग्रो करती है वो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण वो आसानी से नहीं टूटती। फ्लेक्सिबल होना मतलब अच्छे से बेंड हो जाना, और तेज़ हवा के कारण अगर पेड़ इधर से उधर मूवमेंट भी कर लेते हैं तो उनकी ब्रांचेस ब्रेक नहीं होती, इसलिए उनकी रूट्स भी स्ट्रांग होती है जो उनको सॉइल के अंदर होल्ड करके या स्टेबल रखने के लिए हेल्प करती है। नाउ एडेप्टेशन इन एनिमल्स, तो इसमें से हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो पहले कार्निवोरस एनिमल की बात करेंगे, जैसे कि लॉयन, टाइगर, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वो अपना फूड कैसे लेते हैं, वो दूसरे एनिमल को मार कर उनका शिकार करके उसको अपना फूड बनाते हैं। अब लॉयंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉयंस के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं जिसके कारण वो फॉरेस्ट में आसानी से सर्वाइव कर सकता है। तो देखो, लॉयंस की जो आइज़ होती है वो फ्रंट में होती है, सामने की तरफ, जनरली सारे एनिमल की साइड में होती है। लॉयन की जो आइज़ होती है वो सामने होती है, जिसके कारण वो अपने शिकार को बहुत दूरी से भी आसानी से देख सकता है और अपना शिकार पकड़ सकता है। नाउ उनके जो शार्प टीथ होते हैं और लंबे लंबे जो पंजे होते हैं, क्लॉज, ठीक है, और वो उनके जो लेग्स है, लेग्स के मतलब आगे के जो पंजे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो आसानी से किसी फ्लैश को या मरे हुए एनिमल को फाड़ भी सकता है और अच्छे से उसकी ग्रिप बनाकर उसे पकड़ भी सकता है, ठीक है, जिसके कारण वो अपना फूड ले लेता है। नाउ देयर लाइट ब्राउन कलर्स हेल्प देम हाइड टू इन द ग्रास लैंड्स व्हेन दे हंट फॉर देयर प्रे। और जब वो शिकार करने वाले होते हैं तो वो शिकार के सामने ना आते हुए पहले छुपते हैं और छुप के उसको फॉलो करते हैं अपने प्रे को, और जैसे ही उसका प्रे उसके जाल में फंस जाता है, यानी कि जैसे ही उसके सामने आ जाता है तो
ये तुरंत उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। तो उसके लिए वो सबसे पहले जो झाड़ियाँ होती है, जिसे बोलते हैं हर्ब श्रब्स, जो जंगलों में होती है, उसके पीछे छुप जाते हैं। और इनका जो ब्राउन कलर है और वो जो श्रब्स की स्टेम्स होती है उनका कलर है वो ऑलमोस्ट मैच हो जाता है, कैमोफ्लेज बनाता है, जिसके कारण ये आसानी से छुपकर अपना प्रे पकड़ सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बियर का बताया, बियर का जो वाइट कलर है और आइस का वाइट कलर है एक दूसरे से मैच होकर ही अपना प्रोटेक्शन करते हैं। सेम उसी तरह ये भी अपने प्रे को पकड़ने के लिए अपना जो ब्राउन कलर है और जो श्रब्स का ब्राउन कलर होता है उसके साथ कैमोफ्लेज बना लेता है, ताकि इसके प्रे को पता ना चले और ये आसानी से शिकार कर सके। दे आर एबल टू रन अ वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू कैच देयर प्रे इजीली। एक और एबिलिटी क्या है कि बहुत फास्ट रन कर सकते हैं, जिसके कारण ये अपना शिकार आसानी से पकड़ लेते हैं। नाउ अब हम डियर में हैबिटेट को देखेंगे कि डियर्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं इस फॉरेस्ट रीजन में सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले डियर की जो आईज़ होती है वो साइड में होती है, ठीक है, जिससे उसे दूर तक का विज़न दिखाई देता है, या साइड से भी अगर कोई उस पर शिकार करने वाला है तो वो आसानी से उसे देख लेते हैं। सेकेंड, उनके जो लॉन्ग ईयर्स होते हैं, जिसके कारण वो बहुत दूर का भी जो आहट होती है या बहुत स्लो साउंड होता है उसे भी आसानी से कैच कर लेते हैं। जैसे उनका प्रेडिटर यानी उनका शिकारी जब उनके पास आता है तो उसकी छोटी छोटी आहटों को भी आसानी से सुन लेते हैं। अगला है दे कैन रन वेरी फास्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडिटर, और वो इनके जो पतले पतले पैर होते हैं जिसके कारण बहुत आसानी से रन कर सकते हैं और अपने आप को अपने प्रेडिटर से बचा सकते हैं। नाउ एनिमल लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। आप जानते ही है कि हर एनिमल को हर दूसरा एनिमल खाता है, अपना शिकार समझता है। तो हर एनिमल्स जो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा डेजर्ट है, माउंटेन रीजन है, पोलर रीजन है, फॉरेस्ट है, तो ये सभी हैबिटेट में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। और इनकी जो स्किन का कलर होता है कुछ एनिमल का, वो ब्लाइंड कर जाता है उनकी सराउंडिंग से, सो वो अननोटिस कर दिए जाते हैं अपने एनिमीज़ द्वारा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वाइट कलर है पोलर बियर का, वो वाइट कलर उसके सराउंडिंग में जो आइस है उससे मैच कर रहा है। उसी तरह लॉयन का जो ब्राउन कलर है वो उसके श्रब से मैचिंग कर जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए, कुछ एनिमल्स में ऐसा गॉड गिफ्टेड है कि उनके कलर्स उनकी सराउंडिंग से मैच करते हैं, और जो सराउंडिंग से उनके कलर का मैच करना वो कहलाता है कैमोफ्लेज, ठीक है। और इस तरह के एनिमल्स जो अपनी सराउंडिंग या जहाँ वो रहते हैं, जो उनका हैबिटेट है, वहाँ के कलर से उनका कलर, उनकी स्किन का कलर मैच कर जाए तो ऐसे एनिमल्स कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिप्ड ऑफ टाइगर हेल्प इन हाइड इन टॉल ग्रासेस। जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो जिस बड़ी बड़ी जो ग्रास होती है, ठीक है, टॉल ग्रासेस है, वहाँ पर वो आसानी से छुप सकता है, ठीक है। अब इतनी गहरी ग्रास के अंदर अगर वो जाएगा और छुप जाएगा तो उससे उसके जो प्रे है उसको पता नहीं चलेगा और ये आसानी से अपना शिकार कर लेगा। फिर जो ग्रासेस हमें मिलती है ग्रासलैंड एरिया में, वो ब्राउनिश कलर की होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, जो उनके जो स्पॉट होते हैं, उनके जो काले धब्बे होते हैं, उन्हें छुपाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट ये जो टॉल ग्रासेस होती है इसमें वो आसानी से छुप जाता है। इसमें उसकी ब्लैक स्ट्रिप भी आसानी से छुप जाती है, दिखाई नहीं देती। कैमेलियन, ठीक है, यहाँ पर एक गिरगिट की एक प्रजाति बताई है, वो ग्रीन कलर का है, ठीक। तो उसकी स्किन को वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेता है। जैसे वो ग्रीन कलर की लीव्स पर है या ग्रीन एटमॉस्फेयर में है, ग्रीन प्लांट्स पर है, तो अपना कलर वो ग्रीन कर लेता है, ताकि उसका जो प्रेडिटर है या उसका जो शिकारी है जो उसे मारेगा, उसे वो दिखाई ना दे, ठीक है, और उसका खुद का जो शिकार है उसे वो आसानी से पकड़ ले। तो ये कैमोफ्लेजिंग एनिमल कहलाते हैं। नाउ जैसे हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे कि एक्वेटिक हैबिटेट कैसा होता है। तो एक्वेटिक हैबिटेट सेम थिंग, जैसे ऑर्गेनिज्म लाइक अ शार्क, फिश, लोटस, प्लांट्स and that lives in a lakes, ponds, rivers, oceans are called aquatic organism and their habitat is called aquatic habitat.
यानी कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन एक्वेटिक एनिमल्स की जो सराउंडिंग है या जहाँ वो रहते हैं वो उनका एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है। अब जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हमने डिवाइड किया था माउंटेन रीजन, पोलर रीजन और फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, उसी तरह हम एक्वेटिक हैबिटेट को भी डिवाइड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है ओशियन। ओशियन जो कि एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और वहाँ के जो एनिमल्स है यानी कि वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब उनके अंदर क्या क्या एडप्टेशन पाए जाते हैं जिसके कारण वो ओशियन के अंदर सर्वाइव करते हैं वो देखेंगे। तो देखो, जो भी एनिमल्स है एक्वेटिक वो कैसे सर्वाइव करते हैं ओशियंस में ये देखेंगे। तो पहली क्वालिटी है उनकी कि उनकी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइन यानी आगे से थोड़ा सा सकड़ा और पीछे से चौड़ा, ताकि जब वो स्विमिंग करते हो तो वाटर का मैक्सिमम पार्ट वो अपने फ्रंट पार्ट से ही हटा देते हैं और बहुत फास्ट स्विमिंग कर सकते हैं। जैसे आपने फिशेस का शेप ऐसे देखा होगा इस तरह से। तो जब फिश इस तरफ फ्लो करेगी तो जो वाटर इसके सामने आता है वो इसके इस पार्ट से टकराता है और वाटर इस तरफ और इस तरफ शिफ्ट होता रहता है। तो इस तरह से जो फिश है वो अपनी स्पीड बहुत आसानी से वाटर की तरफ बना लेती है। तो स्ट्रीमलाइन शेप उन्हें वाटर में स्विमिंग करने के लिए बहुत हेल्प करता है। दूसरा है उनकी जो स्किन होती है वो वाटरप्रूफ स्केल से कवर होती है, जिसके कारण इनकी बॉडी पर वाटर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आप नॉर्मली अपने हाथ को पानी में लंबे समय तक रखेंगे तो आपकी स्किन धीरे धीरे से स्क्वीज़ होने लगेगी, है ना, फूलने लगेगी और स्किन आपकी बहुत कमज़ोर हो जाएगी और धीरे धीरे गलना शुरू कर देगी। लेकिन इनकी स्किन क्यों नहीं गलती है? क्योंकि ये ऑलरेडी वहीं पर इनका हैबिटेट ही एक्वेटिक रीजन है। तो ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी इस तरीके से ही बनाई गई है कि जिन पर वाटर का इफेक्ट ना हो, यानी वाटरप्रूफ बॉडी होती है। नाउ फिश हैव गिल्स दैट हेल्प इन द ब्रीदिंग इन वाटर। अब ब्रीदिंग करने के लिए वाटर में ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो इनके लिए एक अलग क्वालिटी है कि इनके पास गिल्स पाए जाते हैं जिससे ये अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। नाउ फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ विंग्स, और ये पानी में आसानी से तैर कर सकती है। इनके ऊपर ये जो साइड में जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स जैसी स्ट्रक्चर, ये इनके फिन्स कहलाते हैं। इसके कारण ये आसानी से तैर लेती है, ठीक है। अब गिल्स से ऑक्सीजन, तो ये देखो सबसे पहले अपने मुंह से ऑक्सीजन लेती है, ठीक। ऑक्सीजन लेकर वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? गिल्स में। गिल्स ये जो वाटर लेती है अंदर, ठीक है, उस वाटर में क्या होता है? H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है। तो ये गिल्स में जाकर ये उस वाटर से ऑक्सीजन ले लेती है और वो ऑक्सीजन इसकी बॉडी में चले जाती है और इसकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसे ये गिल्स में लाकर वापस छोड़ देती है और बचा हुआ वाटर ये आउट कर देती है। तो वाटर ये मुंह से अंदर लेती है, बट इनके गिल्स क्या करते हैं? उस वाटर में से ऑक्सीजन लेकर बॉडी तक सप्लाई करने का काम करते हैं। नाउ सम एक्वेटिक एनिमल्स सच एज डॉल्फिन, वेल्स डू नॉट हैव गिल्स। अब देखो, ये तो फिश के अंदर होता है गिल्स ब्रीदिंग करने के लिए, लेकिन कुछ बड़े एनिमल्स भी होते हैं एक्वेटिक जिनके पास ना तो गिल्स है, ठीक है, और जब गिल्स ही नहीं है तो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करेंगे? तो वो या तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं या फिर उनकी बॉडी दोनों साइड से बनी होती है, स्किन से भी। जैसे कि फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग क्या है? दोनों साइड रह सकता है, वाटर के अंदर भी और वाटर के बाहर भी। तो जब वो वाटर के बाहर रहता है तब वो लंग्स यूज़ करता है, और जब वो वाटर के अंदर रहता है तो वो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर लेता है, ब्रीदिंग कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे एनिमल की बात करें जिनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं और जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू और अपने हेड के अपर पार्ट से उसे आउट कर देते हैं, ठीक है। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है होल जैसा, ये अपने नॉस्ट्रिल से पानी को अंदर लेते हैं और यहाँ से बहुत तेज़ी से वाटर को आउट कर लेते हैं और इस तरीके से वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को या एयर को वो ब्रीदिंग पर्पस में यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, जब ये ऊपर की तरफ इस तरह से आते हैं तो उस समय इनके नॉस्ट्रिल क्या कर लेते हैं? उस एयर को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वाटर अगर अंदर जाए तो उसे वो बाद में कैसे आउट करते हैं? अपने इस ऊपर बने हुए होल से आउट कर लेते हैं, ठीक है। आपने डॉल्फिन्स को देखा होगा, बार बार ये बाहर इस तरह से आती रहती है और अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस करती है। नाउ ये क्या करती है? ये पानी को अपने अंदर थोड़ी देर तक रोके रखती है बिना ब्रीदिंग के, और
और जब जब इन्हें ब्रीदिंग करना होता है तो ये टाइम टू टाइम ब्रीदिंग के लिए बाहर आती रहती है और एयर से ब्रीदिंग करती रहती है। नाउ पॉन्ड्स और लेक, जैसे कि आपने एक हैबिटेट ओशियन देखा था, वैसे ही पॉन्ड्स और लेक भी सेकेंड हैबिटेट है एक्वेटिक रीजन का। ठीक है, क्योंकि ऐसे एक्वेटिक एनिमल या ऐसी फिशेज जो ओशियन में सर्वाइव कर सकती है वो पॉन्ड्स और लेक में सर्वाइव नहीं कर सकती। कहने में दोनों ही एक्वेटिक रीजन है पर दोनों के हैबिटेट अलग अलग होते हैं। नाउ जो पॉन्ड और लेक होता है वो स्मॉल बॉडी होती है वाटर की, जैसे ओशियन बहुत बड़ी है जहाँ डॉल्फिन रह सकती है, ठीक है, ऑक्टोपस रह सकते हैं और बड़ी बड़ी फिशेस रह सकती है। सेम उसी तरह पॉन्ड्स और लेक है वो भी एक्वेटिक बॉडी है बट वहाँ का हैबिटेट अलग है। यहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है, यहाँ पर फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, और सीज और ओशियंस के कंपैरिजन में यहाँ का वाटर क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है और यहाँ के जो फिशेस और एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैं वो अलग होते हैं, उनका हैबिटेट अलग होता है। अगर उन एनिमल्स को अगर आप ओशियन या सीज के अंदर आप छोड़ देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पॉन्ड्स या लेक और रिवर्स के अंदर सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ दो कॉमन टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, कॉमनली मतलब जो आपने सबसे ज़्यादा सुने हैं, जो आसानी से पॉन्ड्स और लेक वगैरह में सर्वाइव करते हैं। तो एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट और दूसरे होते हैं सबमर्ज प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट का मतलब होता है जो वाटर सरफेस पर फ्रीली ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल हायसिंथ और हाइसिंथ और लोटस, वाटर लिली, और इनकी जो लीव्स होती है वो आपने देखी होगी इस तरह से चौड़ी होती है गोल और वाटर सरफेस पर फ्लोट करती रहती है। ठीक है, और ये जो लीव्स होती है इसके ऊपर वैक्स जैसी एक लेयर चढ़ी होती है जो वाटर में इसे गलने से बचाती है और प्रोटेक्ट करती है वाटर से इसका। ठीक है, वाटरप्रूफ स्किन या वाटरप्रूफ लीव्स भी बोल सकते हैं। ये कोटिंग जो होती है ना इसे वाटरप्रूफ बना देती है। एंड स्टेम हैव एयर स्पेसेस विच मेक्स अ प्लांट एबल टू फ्लोट, और जो इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा अंदर से खोखला होता है ताकि हल्का होने के कारण ये वाटर पर इजीली फ्लोट भी कर लेते हैं और साथ में ब्रीदिंग प्रोसेस भी कर लेते हैं। नाउ सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज मतलब डूबे हुए, तो कुछ ऐसे प्लांट भी आपने देखे होंगे जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं, जैसे कि हाइड्रिला, ठीक है, और वेलिसनेरिया। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से वाटर में सबमर्ज होते हैं और वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं और इनकी जो लीव्स होती है वो थीन होती है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। सच टाइप ऑफ लीव्स अलाउज वाटर करंट्स टू पास थ्रू विदाउट डैमेजिंग द लीव्स। और इस तरह की लीव्स जो होती है ना जो थीन और रिबन लाइक होती है जिसके कारण वाटर इजीली इनके पास भी हो जाता है, वो तेज़ी से वाटर का जो एक शॉक या हल्का सा बोल सकते हैं वाटर करंट यानी बहता हुआ पानी जब इनके पास से जाता है तो ये अपने आप को डैमेज होने से बचा लेती हैं। नाउ एडेप्टेशन इन फ्रॉग। अब हम कुछ एनिमल की भी बात कर लेते हैं जो एक्वेटिक रीजन में रहते हैं। तो फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग जनरली पॉन्ड्स में रहता है, तालाब में रहता है, और इसकी एक एबिलिटी है कि ये वाटर में भी रह सकता है और ये लैंड पर भी रह सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो इसमें इस तरह के एडेप्टेशन पाए जाते हैं, तो इसके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, वेब्ड का मतलब इस तरह से फैले हुए जिसके कारण ये आसानी से वाटर में स्विमिंग कर सकता है। उसके अलावा ये जो इसका जो बैक लेग्स होते हैं ये वाले, ये थोड़े से लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जिसमें ये छलांग मारने में, होपिंग करना मतलब छलांग मारने में आसानी से एबल होता है और इसके कारण ये अपना शिकार भी पकड़ लेता है। जब ये वाटर के अंदर होता है तो ये रेस्पिरेशन किससे करता है, इसकी मॉइस्ट स्किन से। स्किन के अंदर होल होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और गैसेस यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। और जबकि ये बाहर आता है तो इसकी बॉडी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग कर लेता है। तो दोनों टाइप की क्वालिटी इसमें होता है। नाउ एक्लिमेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा हिल स्टेशन या हाई माउंटेन रीजन, कभी नोटिस किया है कि कई सारी डिफ़िकल्टी आती हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं, स्पेशली हिल स्टेशन और माउंटेन रीजन पर जाते हैं तब। ठीक है, और स्पेशली तब जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं कुछ दिनों तक। बट हमने देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन को में सर्वाइव करने के लिए एबल हो जाती है। ठीक है, और इस तरह के चेंजेस जो आपकी बॉडी में आ जाते हैं उसे हम
बोल सकते हैं कि आपने अपने आप को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इनिशियली तो आपको प्रॉब्लम आई है, लेकिन लगातार अगर आप उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आपकी बॉडी उसे धीरे धीरे एडप्ट करने लग जाती है, और एडप्ट करने के कारण आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हो, और उसी को हम कहते हैं एक्लीमाइटिजेशन। एक्लीमाइटिजेशन जो होता है वो हर एडप्टेशन के लिए डिफरेंट होता है। एडप्टेशन जो होता है रिफर्स टू चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम। एडप्टेशन हम कब कहते हैं? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो जो चेंजेस आ गए वो लंबे समय के लिए आ जाते हैं, तब कहते हैं। बट जो एक्लीमाइटेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। कुछ छोटे टाइम के लिए अगर उसके अंदर चेंज आ जाए तो उसे हम एक्लीमाइटेशन कहते हैं। और लंबे टाइम तक एक जैसा चेंज आता रहे और वो एडाप्टेड हो जाए अपने सराउंडिंग के लिए, तो उसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। तो आपका यहीं पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।